कि हमने लास्ट वेबिनार में सीरीज ऑफ वेबिनार हमने प्लान करे हुए हैं, और प्लस वी आर एबल टू गाइड यू हाउ पूरा कैन हेल्प यू सिंप्लीफाई द थिंग्स विच यू कीप ऑन डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, जो होता है मास्टर क्रिएशन का एंड मास्टर्स को मैनेज करने का। क्योंकि पूरा एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर वी ट्राई एंड फिक्स एवरीथिंग इन द मास्टर्स, सो दैट आपके आगे के जो काम है वो उस लेवल पे स्मूथ हो पाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे ऑपरेशंस में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एसकेयू क्रिएशंस, प्राइस लिस्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री अपडेशंस मैनेजमेंट, कैसे हम पूरा में प्रीफिक्स कर सकते हैं, और कैसे हम ये चीज़ों को बल्क में मैनुअल तरीके से रेक्टिफाई करके डाल सकते हैं सिस्टम पे, ताकि आगे के जितने प्रोसेस है वो हम फास्ट फॉरवर्ड कर पाए। तो सबसे पहले हमारा है कि जो हमारी एक टैगलाइन है कि पूरा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके बिजनेस को एक रन करने का नया तरीका भी है। जो आज का हमारा टॉपिक है मास्टर मैनेजमेंट, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो भी हम आपको शो कर देते हैं वन बाय वन। एसकेयू क्रिएशन प्लस उसका अपडेशन, बल्क में और मैनुअल दोनों ही तरीके आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके बाद जब एसकेयू बनते हैं तो अलग अलग हमारे बायर्स होते हैं जिनके अलग अलग प्राइजेस होते हैं, तो कैसे हम प्राइस मैनेजमेंट कर सकते हैं वो भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड लेजर, स्टॉक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर बिजनेस में, और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी होता है ये। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपकी एक्चुअल इन्वेंट्री दिखे, और उसके बेसिस पे उसका मैनेजमेंट हो, प्लस उसको देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए जो जो आपको चीज़ें चाहिए वो हम इन्वेंट्री लेजर के थ्रू आपको दे पाए, ताकि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो, कहाँ इन्वेंट्री लग रही है और कैसे इन्वेंट्री का मूवमेंट हो रहा है आपकी कंपनी में, कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें आप ट्रैक कर पाए। अगर कुछ मिसयूज भी हुआ है तो आपको पता होगा किस यूज़र के एंड से हुआ है। उसके बाद कस्टमर सप्लायर क्रिएशन, ब्रांच क्रिएशन, आपके बायर्स भी होते हैं यहाँ पे, आपके परचेजर्स भी होते हैं जिनसे आप परचेज करते हैं, और आपके मल्टीपल यूनिट्स भी होते हैं, आप डिफरेंट सिटी से भी ऑपरेट करते हो बहुत बार, तो वहाँ पर आपका ब्रांच क्रिएशन का भी रोल हम डिस्कस करते हैं। तो इसका अब हम वन बाय वन प्रैक्टिकल एक बार देखेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसके बाद हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो एक कंपनी का पार्ट होता है, कि हमारे सिस्टम में अगर कभी भी हमें कोई डेटा आगे बिजनेस ऑपरेट करना है तो सबसे पहले हमें मास्टर्स को क्रिएट करना पड़ता है। तो मास्टर क्रिएशन के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, सिस्टम की सेटिंग्स रिक्वायर्ड होती है, और बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। वो सब करने के बाद जब हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करते हैं एसकेयूज। एसकेयूज की फुल फॉर्म सबको पता है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि स्टॉक कीपिंग यूनिट, जिसके अगेंस्ट आप इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, तो वो टर्म हम एसकेयू के नाम से ट्रीट करते हैं। एसकेयू क्रिएशन का हमारे सिस्टम में दो तरह से आप कर सकते हैं, जो एक होता है मैनुअल, एक होता है बल्क में। अब दोनों फीचर्स की अपनी एक रेलेवेंस रहती है। क्या रेलेवेंस रहती है कि अगर मुझे कभी भी एक आधा आइटम अपडेट करना है, क्रिएट करना है, तो मैं कभी भी बल्क में प्रोसेस को रन करने में खुश नहीं होऊंगा। मैं चाहूँगा मैं जाऊँ एसकेयू ओपन करूँ, उसमें जो मुझे अपडेट्स करने हैं मैं करूँ और मेरा काम खत्म हो जाए। सेकंड आपका रहता है कि मुझे एक लिस्ट ऑफ एसकेयूज पे काम करना है, जो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, एंड इट कैन बी मोर देन 500, 1000। तो आप वो मैनुअली एक एक एसकेयू पे जाके करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो उस पर्पस से हम यहाँ पर आपको वो चीज़ दिखाते हैं। तो बेसिकली जितना मैंने अभी आपको बताया, अब मैं उसका आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम वहाँ पर उसकी ब्रांड क्रिएट करते हैं। ब्रांड क्या होती है? बेसिकली आप अगर अपनी किसी प्राइवेट लेबल ब्रांड को
ऑपरेट करते हैं तो आप वो ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी पर्टिकुलर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो बहुत सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे ब्रांड का नाम डालते हैं। जैसे हम पार्ले करके एक ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं, उसका ग्रुप डाल देते हैं, ये प्राइवेट है या, और उसकी डिस्क्रिप्शन अगर हमें कुछ डालनी है प्लस लोगो। आप जैसे ये डालते हैं आपका ये ब्रांड क्रिएट हो जाती है और डिसेबल्ड में चली जाती है। सो ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होती है, जो भी डिटेल हम डालते हैं वो आपको दिखती है। डिसेबल्ड इसलिए होती है कि आपने कभी ब्रांड क्रिएट करी है, उसे आप प्रॉपर चेक करके एनेबल भी कर पाए। ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। इसके बाद हम जाते हैं SKU के अंदर, और यहाँ से आप मैनुअली और बल्क में दोनों ही मोड से कोई भी SKU को क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम एक SKU को मैनुअली क्रिएट करेंगे जिसमें हम सारी डिटेल्स डालेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें आप कैप्चर कर सकते हो अपने SKU को क्रिएट करते वक्त। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट का और एक ऑप्शन है क्रिएट कॉपी का। अगर आप क्रिएट कॉपी का फीचर यूज करते हैं तो आप पर्टिकुलर कॉपी पे क्लिक करके किसी भी प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं और उसी का डेटा आपका एक ड्राफ्ट स्टेज में खुल जाएगा। अदरवाइज आप अगर नया SKU क्रिएट करना चाहते हैं बिल्कुल नई लीग का, तो आप यहाँ से क्रिएट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो पहले हम एक SKU को क्रिएट करते हैं। आपसे सबसे पहले पूछा जाता है आपका SKU का क्या नाम है, जो भी आप SKU क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं सैंपल आइटम 1। ये जो SKU है, बहुत सारे SKUs में आपकी कोई पर्टिकुलर ID भी होती है, आर्टिकल IDs, बैच कोड, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप यहाँ पे मैनुअली अगर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, अदरवाइज सिस्टम इसे ऑटो जनरेट कर देता है आपके लिए। ये SKU आपका परचेज का है, सेल का है, इंटरमीडिएट का है, ये भी चीज़ आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का जो भी HSN होता है वो आप डालेंगे। आपको लिस्ट ऑफ HSNs यहाँ पे मिलेंगे, जो पूरी डायरेक्टरी यहाँ पे डली हुई है। उसके बेसिस पे जो भी टैक्स परसेंटेज होगा वो पिक होके आ जाएगा। अगर उस HSN पे मल्टीपल टैक्स स्लैब्स होंगे, जैसे ये एक HSN है, ये एक फुटवेयर इंडस्ट्री का HSN है जिसपे लेस देन 1000 12% टैक्स लगता है और अबव 1000 18% टैक्स होता है। तो दोनों ही परसेंटेज यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और ये दोनों चीज़ें आपकी माउस से और कीपैड से शॉर्टकट से चलती है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर टू प्रोसीड लिखा हुआ है। उसके बाद आपको ये बताना होता है कि जो आपके SKU की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसे 1:1 रेशियो में बेचते हैं, 1:1 रेशियो में खरीदते हैं, या आप इसकी पैकिंग में करते हैं। जैसे एक पैकेट में 24 पीसेस होते हैं, एक पैकेट में 10 पीसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं 1 इज इक्वल टू 20 पीसेस, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। फिर आपका आता है कि आपका क्या इस प्रोडक्ट का रेट क्या है। तो आप यहाँ पे लिस्ट प्राइस भी डाल सकते हैं, MRP भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो आ जाता है। कैटेगरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से मल्टीपल सेट ऑफ कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो हर आइटम के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे गारमेंट्स में साइज होता है, FMCG में उसके ग्राम होता है, वेट होता है, फुटवेयर में कलर होता है, साइज होता है, या कोई आइटम कोड होता है। तो आप सब चीज़ें यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डालना चाहे कि मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर चाहिए तो आप डाल सकते हैं, और कोई चीज़ डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। आप साइज डालना चाहे कि ये साइज 6 है तो उस हिसाब से आपको ये साइजेस यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। जो भी साइजेस आपके उस एट्रीब्यूट का पार्ट होगा ये सारा डेटा आपको प्री फीडेड मिलता है। उसके बेसिस पे आप इसे सेव करते हैं एंड देन सैंपल आइटम 1, जैसे अगर ये आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक एरर वार्निंग देता है और उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपका जैसे ही आइटम बनता है आपको यहाँ पर डेटा विजिबल हो जाता है। ये आईडी हमने डाली नहीं थी, ऑटो क्रिएट हो गई। इसका एक ग्रुप भी ऑटो क्रिएट हो गया जो हमने इसी नाम से बना दिया। ब्रांड आपको अगर सिलेक्ट करनी है तो जो हमने अभी ब्रांड क्रिएट करी थी वो यहाँ पर आ गई। अब हर आइटम का एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है
जो आप डिफाइन कर सकते हैं। आप अगर मिनिमम अपने बायर से चाहते हैं कि मुझे इतना ही मिनिमम ऑर्डर चाहिए, आप डाल सकते हैं। आप अपने सप्लायर के लिए डाल सकते हैं कि मैं मिनिमम जब भी ऑर्डर प्लेस करूं तो मैं इतना मिनिमम खरीदूं। वो सारी चीजें आप डाल सकते हैं। एसकेयू बंडल, अगर आपके ग्रुप में मल्टीपल एसकेयूज होते हैं और आप मिक्स में भी बेचते हैं, जैसे मिक्स के कार्टन्स होते हैं कि एक ही पैक में सैंपल आइटम 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो उनका रेशियो भी हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बाकी जैसे डिटेल हमने डाली थी वो सारी पिक होके आती है। टैक्स रेट पिक होके आता है। अगर मल्टीपल टैक्सेस होते हैं आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये एसकेयू कितने कस्टमर्स को आपको दिखाना है, ये पूरा आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीपल लेवल ऑफ फिल्टर्स भी आपके पास अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं फिल्टर आउट करने में। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे एक सेफ्टी स्टॉक का लेवल डाल सकते हैं कि मेरा जब भी ये आइटम इस स्टॉक लेवल पे पहुंच जाए तो मेरे पास एक अलर्ट आ जाए। तो अगर आप ये मेंटेन करते हैं तो ये आपको परचेज में भी हेल्प करता है और सेल में भी हेल्प करता है। अगर ये आपका फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है और आपका स्टॉक लो जा रहा है तो आपके पास एक ऑटो कम्युनिकेशन मेल आएगी एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, जैसे ही वो उस स्टॉक लेवल से नीचे जाए। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कि मेरे पास हमेशा 100 रहना चाहिए, तो अब अगर जैसे ही इसका स्टॉक 100 से नीचे जाएगा तो हमारे पास एक ईमेल भी ट्रिगर हो जाएगी। इसके बाद स्पेसिफिकेशन जो हमने डाली थी, अगर हम और भी कोई डिटेल डालना चाहते हैं तो वो हम डाल सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस होती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे हम बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे देखते हैं, अमेजोन पे देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, आज की डेट में ब्लिंकिट है, जेप्टो है, आप स्पेसिफिकेशन देखते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कंट्रोल वे में डाल सकते हैं। प्राइस लिस्ट, ये जो हमारा आइटम है ये मुझे किस प्राइस लिस्ट में डालना है और ये प्राइस लिस्ट में कितने % डिस्काउंट है, ये पहले से एक बनी हुई है तो यहाँ पर शो हो रही है। अदरवाइज आपको अलग से एक प्राइस लिस्ट बनाने का ऑप्शन हम अभी दिखाएंगे। प्रोडक्ट की फोटोज और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई सर्टिफिकेशंस है वो आप एज इट इज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है, आपकी गैलरी में जाना है और वो फोटोज आपकी अपलोड हो जाएंगी। वेयर हाउस, अब एक होता है कि हम सिंगल वेयर हाउस से ऑपरेट करते हैं, एक होता है हमारे मल्टीपल वेयर हाउसेज होते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली मल्टीपल लेवल ऑफ वेयर हाउसेज यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल सकते हैं और किस वेयर हाउस में आपको इन्वेंट्री रखनी है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं यहीं से। तो ये एक वे था कि आप कोई एसकेयू क्रिएट करना चाहते हैं। अब इसी का एक सेकंड फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। हमें एक एसकेयू बल्क में क्रिएट करने हैं। हमारे पास कोई बहुत सारे एसकेयूज है जो हमें बल्क में क्रिएट करने हैं। तो हम सिंपली, एक फीचर है डेटा अपडेट्स, उसके अंदर क्रिएट एसकेयू में जा सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी टैगिंग दे सकते हैं जो आपको देनी है। न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन जैसे यहाँ पर आ रहा है, हमने दिया। उसके बाद हम जिस कैटेगरी में जाना चाहे उस कैटेगरी में जा सकते हैं। उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डायगोनल लेंथ करके एक एट्रीब्यूट है, अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है मैं कर सकता हूँ। जब मैं नेक्स्ट करूँगा मेरे पास एक पूरी शीट खुल के आएगी जिसे मैं यहाँ पर अपलोड करके आपको अभी दिखाऊंगा। ये एक शीट है जो हमारी आती है जिसके अंदर आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेल फाइल से। हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं जिसे हम अपलोड करेंगे अभी। तो ये एक फाइल है, हमने इसे एक्सेल फॉर्मेट को उसी फॉर्मेट में बनाया हुआ है ताकि मुझे एक ईज रहे, जब भी मुझे कोई बल्क में एसक्यू बनाने हो मैं बना पाऊँ। आपको कुछ नहीं करना है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें पेरेंट नेम डाल दिया, ब्रांड हमने छोड़ दी, पेरेंट आईडी छोड़ दी, एसक्यू आईडी छोड़ दी, एसक्यू नेम डाल दिया, एक एट्रीब्यूट जो हमने सेलेक्ट करा था वो ले लिया, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एचएसएन के बेसिस पे अगर हम टैक्स स्पेसिफाई करेंगे वो टैक्स पिक होगा, अदरवाइज हम डायरेक्ट जा सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आइटम का, पैक क्वांटिटी, एमआरपी हमने ब्लैंक रखी है, एलपी, ये आइटम मुझे सारे कस्टमर्स को विजिबल करना है, सेल का आइटम है, परचेज और इंटरमीडिएट नहीं है। तो ये जब मैं करूँगा तो मेरा सारा डेटा एज इट इज़ यहाँ से मुझे कॉपी करना पड़ेगा। ये आप यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपली आके यहाँ पे एक पेस्ट कर सकते हैं। अगर अब आप देख रहे हैं वही हमने
जो काम एक आइटम बनाने में करा जिसमें हमें बहुत टाइम लगा, वही काम हम मल्टीपल आइटम्स के लिए कर रहे हैं। आप यहाँ से सीधा इसे सबमिट करेंगे, आपकी शीट इन प्रोसेस में जाती है। डिपेंडिंग आपके पास कितना डेटा है, एक टाइम पे आप 1000 आइटम्स तक बल्क में क्रिएट कर सकते हैं। और अभी हमने सिर्फ 50 आइटम्स करे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं ये विद इन सेकेंड्स फाइल डन हो गई। अब अगर आप यही फाइल को लिखना चाहते हैं तो आप कोई भी एसकेयू अगर हम यहाँ से सर्च करें, जैसे मैं ये एसकेयू सर्च करना चाहूँ, तो मैं कैटेगरी में जाके इस आइटम को सर्च भी कर सकता हूँ। ये आइटम ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। इसमें वेयर हाउसेज असाइन नहीं हुए क्योंकि हमने वेयर हाउसेज ब्लैंक रखे थे। अगर हम वो ऑन रखते तो ऑटोमेटिकली वेयर हाउस भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते। तो ये एक तरीका था कि आप बल्क में आइटम क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो आइटम क्रिएटेड है उसका हम आपको एक पीडीएफ भी जनरेट करके देते हैं, जो ऑटो होता है। उसके लिए आपको कुछ भी एडिशनल करने की नीड नहीं होती है। आप यहाँ से जाके जो भी आपको करना है आप डाउनलोड करेंगे, 1 क्लिक में आपका एक पीडीएफ भी जनरेट हो। अब आइटम बन जाते हैं तो अपडेट भी करने पड़ते हैं। तो अपडेट का एक तरीका है कि आप डायरेक्टली जाके यहाँ पर मैनुअली जाके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैटलॉग के अंदर जैसे हम डेटा अपडेट्स में गए थे, ऐसे ही अपडेट एसक्यू का भी एक फीचर है जो सेम तरीके से होता है। आप वही कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे जो आपके एसक्यू में एग्जिस्ट करते होंगे, जो आपने क्रिएट करते वक्त डाला था। आप एसक्यू सिलेक्ट करेंगे, वो एसक्यू आ गया। अगर आपको सारे एसक्यू चाहिए आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपका यहाँ पर एक शीट खुलती है जिसके बेसिस पे डेटा आ जाता है। इसमें आपको जो चीज़ें चेंज करनी है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे टैक्स ब्लैंक था उस वक्त जब क्रिएट करा था, बट इसमें एक ही परसेंटेज ऑफ टैक्स है तो दूसरा आ गया। अगर अब मैं इसका टैक्स बदल दूंगा, 6401 कर दूंगा और 12 to 18 डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वो टैक्स ले लेगा। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ से बदल सकता हूँ। आप इसे सबमिट करेंगे, ये अपडेशन भी कि लेस अमाउंट ऑफ डेटा है तो इमीडिएट बेसिस पे डन हो जाता है। अदरवाइज हमने न्यू आइटम क्रिएशन भी देखा है कि इट टुक लेस देन अ मिनट। इसके बाद हम क्रिएट एंड जो हमारा अपडेट एसक्यू है उसके बाद इन्वेंट्री का पार्ट एक बार देखते हैं कि इन्वेंट्री कैसे चलती है सिस्टम में। तो पूरा का एक लाइव फीचर है कि आपका जो इन्वेंट्री कंजम्पशन है हम ऑर्डर प्लेसमेंट पे रोकते हैं, जो हम नेक्स्ट वेबिनार में चेक भी करेंगे कि ऑर्डर प्लेसमेंट का पार्ट कैसे होता है। इन्वेंट्री का जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी एसक्यू पे इन्वेंट्री मैनुअली जाके डाल सकते हैं और बल्क में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी आइटम की इन्वेंट्री अपडेट करनी है तो मैं सिंपली जो भी इसके वेयर हाउसेज हैं उसके अंदर जाके इन्वेंट्री को मैनुअली अपडेट कर सकता हूँ और आपकी इन्वेंट्री यहाँ पर अपडेट हो जाती है। ये सब यूज़र कंट्रोल्ड है। आप कुछ भी चीज़ें मतलब जिसके पास परमिशन नहीं है ऐसा नहीं है उसके पास ये ऑप्शन आएगा। सारी चीज़ें यूज़र कंट्रोल के बेसिस पे चलती है। अगर आप बल्क में इन्वेंट्री अपडेट करना चाहते हैं आप यहाँ से एक इन्वेंट्री की एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एक इन्वेंट्री की एक्सेल डाउनलोड करते हैं तो आपको उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको सिंपली उसमें करंट इन्वेंट्री डालनी होती है और ऑटोमेटिकली जैसे हमने 100 डाली थी तो 100 आ गई। अब मैं अगर यहाँ पे 100 और डाल दूंगा और इसी शीट को मैं वापस जाके अपलोड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगी। हम इसे अगर सेव कर देते हैं तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको कैटलॉग के अंदर ही डेटा अपडेट्स में जाके इन्वेंट्री एंड प्राइस अपडेट का एक फीचर है। दोनों ही फीचर सेम तरीके से चलते हैं। जैसे अभी हम इन्वेंट्री का देख रहे हैं ऐसे ही यहाँ पे अब इन्वेंट्री की सिलेक्शन होगी, एक फाइल हमें अटैच करनी है। आप यहाँ से इसे सबमिट करेंगे, आपकी ये शीट इन प्रोसेस आ जाएगी। जैसे ही ये शीट डन होएगी आपका स्टॉक अपडेट हो जाएगा। हम एक बार जाके वेरीफाई करते हैं कि ये स्टॉक अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। हम सबको पता है हमने एक पर्टिकुलर वेयर हाउस में स्टॉक डाला था और हम यहाँ उसे देख सकते हैं। ये सारा काम तो हमने कर लिया। अब इसकी ट्रैकिंग कैसे करेंगे, किसने स्टॉक डाला किसने नहीं डाला, कौन से ऑर्डर पे एलोकेट हुआ कौन से ऑर्डर पे नहीं हुआ। इसके लिए हम जाते हैं, एक ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेंट्री लेजर।
यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से ये ट्रैक कर सकते हैं कि किस वेयर हाउस में कितनी इन्वेंट्री ऐड हुई है। कि हमने शीट में से सारे वेयर हाउसेज नहीं हटाए थे, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्रीज दिख रही है। सेल 3, वेयर हाउस डेट रिटर्न, सेल 2, ये सारे वेयर हाउस क्रिएटेड है। बट हमने अपडेट करी थी सिर्फ एक में, इसमें और इसमें। ये दोनों ही इन्वेंट्री अपडेट हो जाती है। अब अपडेट तो हो जाती है, किस शीट के अगेंस्ट हुई आप क्लिक करेंगे, आपकी वही लैंडिंग पेज आ जाएगा। सेकेंड राउंड में अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे ये देखना है, यहीं से देखना है किसने शीट अपडेट करी है, आप अगर अपना माउस ओवर यहाँ लेके जाते हैं तो आपके पास उस यूजर का नाम आता है जिसने स्टॉक डाला है। जैसे यहाँ पे रिपुल चड्ढा लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर प्राइस अपडेट का फीचर भी यूज करते हैं। आप बल्क में अगर एसक्यू का प्राइस अपडेट करना चाहते हैं, आपकी एक शीट डाउनलोड होती है, इसी शीट को आप उसी तरीके से इंपोर्ट करेंगे, आपका प्राइस भी अपडेट हो जाता है। आपको कोई अलग से कुछ करने की नीड नहीं है। आप यहाँ पे जिस फॉर्मूला से प्राइस लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं। आपको सब चीज़ें यहाँ पर एक्सेल बेस्ड मिलती है और उतनी ही फास्ट मिलती है जितनी फास्ट आपको दिख भी रही है, क्योंकि ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ये आपका पार्ट यहीं से उसी शीट को आप बल्क में अपडेट कर सकते हैं। आपकी इन्वेंट्री जैसे अपडेट हुई है ऐसे ही आपका प्राइस भी अपडेट हो सकता है। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट रहता है, अब आइटम्स हमने बना लिए हैं, प्राइजेस फिक्स कर लिए हैं, इन्वेंट्री डाल दी है। अब हमें इसे सेल भी करना है, इसे परचेज भी करना होगा किसी से जिसका स्टॉक कम हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, हमारे जो हमने ये सेक्शन देखा था हमारी जब हमने प्रेजेंटेशन देखी थी, तो हम कैसे इसका कस्टमर एंड सप्लायर मैनेजमेंट करेंगे। क्योंकि एसक्यू क्रिएशन मैनुअल बल्क आप देख चुके हैं, प्राइस मैनेजमेंट आपने देखा कैसे हो सकता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेजर आपने देखा। इसमें मैं आपको एक और स्टेप दिखाता हूँ कि जो हम मिस कर रहे हैं अभी, प्राइस लिस्ट। प्राइस मैनेजमेंट का पार्ट आता है प्राइस लिस्ट से भी। आपके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जिनके अलग अलग रेट पे आप डिस्काउंट स्ट्रक्चर में देते होंगे। सपोज रिपुल को आप देते होंगे 10% डिस्काउंट पे, वहीं करण है तो उन्हें आप 15% डिस्काउंट में देते होंगे। तो आप मल्टीपल लेवल ऑफ प्राइस लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप वो क्रिएट करते हैं, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं ये मैं कितने कस्टमर्स के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ एक के लिए कर रहा हूँ तो वो कस्टमर्स यहाँ पे आ जाएगा। बस आप किन एसक्यूज के लिए कर रहे हैं वो एसक्यूज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज बतानी होती है कि कितने % आपका डिस्काउंट देना है, एमआरपी पे देना है, एलपी पे देना है। तो हम कहते हैं हमें एलपी पे देना है, वैल्यू में देना है, परसेंटेज में देना है, तो हमने कहा हमें परसेंटेज में देना है। फाइन कर सकते हो आप स्लैब्स कि एक ही सेट डिस्काउंट रहेगा या टेलीस्कोपिक प्राइसिंग रहेगी, रेंज वाइज प्राइसिंग रहेगी। आप इतनी क्वांटिटी लोगे तो इतना डिस्काउंट है, इतनी क्वांटिटी लोगे तो इतना डिस्काउंट है, जैसे चलता भी है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। आपने कहा मुझे 2% डिस्काउंट देना, आप सबमिट करेंगे, आपका एक प्राइस लिस्ट क्रिएट होता है। इसमें आपने जिस कस्टमर्स के लिए यहाँ पर चीज दिखाई वो चीजें आपकी आ जाती है। इसे आपको बल्क में अपडेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अपडेशन का प्रोसेस इज सिमिलर कि आपको कैसे करना है। को नाम डालना है, ने एक नाम डाला, उसके बाद हम प्राइस लिस्ट में जाके किस प्राइस लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं डाला, किसके बेसिस पे करना चाहते हैं, हम एसक्यू के बेसिस पे करना चाहते हैं, नेक्स्ट करेंगे, आपके पास वो सारे एसक्यू आ गए जिस पे आपने काम करा था। इसे बदलना चाहते हैं आप बदल सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका ये सारा काम वन टाइम में बल्क में जल्दी हो जाता है। इसे 2 की जगह 3% कर दूंगा तो 3% डिस्काउंट हो जाएगा। हमने एसक्यू क्रिएशन बल्क मैनुअल, एसक्यू अपडेशन बल्क मैनुअल, दोनों चीजें देखते हुए प्राइस लिस्ट क्रिएशन भी हमने देखा बल्क में और मैनुअल में। तो इससे आपका सारा बैकएंड स्ट्रांग होता जाता है और सब कुछ राइट कंट्रोल बेस्ड है, जिसके पास जो एक्सेस है वही वो काम कर पाता है। उसके बाद आता है हमारा कंपनी मैनेजमेंट। इसमें पेमेंट टर्म्स, कस्टमर, सप्लायर, ब्रांच और ग्रुप, सारी चीजें आपको मैं वन बाय वन बताता हूँ। पेमेंट टर्म्स बेसिकली होती है कि आपके किस कस्टमर की क्या पेमेंट टर्म्स है, या तो वो एडवांस में होता है या उनको कोई आपने डे असाइन करा होता है, या उनको आप करंट मंथ में कोई पर्टिकुलर डे पे आप कहते हैं कि आपका डी हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ में डी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज आउट कर सकते हैं। अगर कोई नई पेमेंट टर्म्स है, रैंडम आप चाहते हो कि नहीं मैं
21 दिन देना चाहता हूँ या कुछ भी ऐसे है, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। कि पेमेंट टर्म्स क्रिएटेड होती है तो फिर आप कस्टमर्स में जाते हैं। कस्टमर्स में भी हमारा सेम तरीका है। आप अगर किसी कस्टमर का जीएसटी डालेंगे तो वो ऑटो फेच करके आपको देता है डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, आपको सैंपल के लिए मैं एक नया कस्टमर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिकली जैसे ही हम ये डालेंगे, अभी ये शायद क्रिएटेड है तो इसलिए पिक नहीं करा, बट अदरवाइज यहाँ से जीएसटी पोर्टल से फेच होके आपके पास कस्टमर का नाम आ जाता है। डेटर, क्योंकि हम कस्टमर कंपनी बना रहे तो ये डेटर का पार्ट हो गया। उसका नंबर, नाम आप स्पेसिफाई करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में तो ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे उसकी डिटेल फेच हो जाती है। जैसे यहाँ पर मेरा नाम एग्जिस्ट करता था, नंबर एग्जिस्ट करता था, तो डिटेल फेच हो गई। पेमेंट टर्म्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो 7 डेज हमने अगर डाला तो 7 डेज हम कर सकते हैं और एक कस्टमर क्रिएट हो जाता है। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती है कि आपका जो कस्टमर है, आप उसे आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेस करने देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, तो वो बैक ऑर्डर्ड करके एक टेक्निकल टर्म है। रिमाइंडर हम भेजना चाहते हैं, नोटिफिकेशन हम भेजना चाहते हैं, वो SEZ जोन में तो नहीं आता, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो नहीं आता, आप टैग कर सकते हैं, या वो एक्सपोर्ट का कस्टमर तो नहीं है, में हम टैक्स परसेंटेज डिफरेंट होती है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप क्या वॉलेट डिस्काउंट देना चाहते हैं, वो भी चीज आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। टैक्स डिस्काउंट की टर्म भी यहाँ पर बनी हुई है। जो कस्टमर्स विदाउट जीएसटी ऑपरेट करते हैं उन कस्टमर्स के लिए ये फीचर अवेलेबल है। CS आपका ये, अब जैसे गवर्नमेंट का नॉर्म है कि जो भी बिलिंग अमाउंट होगा उसका TCS आता है, तो ये आप इनवॉइस पे ऑटो कैलकुलेट करा सकते हैं। ये कस्टमर को किस प्राइस लिस्ट में रखना है आप यहाँ से टैगिंग कर सकते हैं। कौन से आइटम उन्हें दिखाने हैं, किस बेसिस पे दिखाने हैं, आप सारी चीजें फिल्टर आउट करके चेक कर सकते हैं। वो किस वेयर हाउस में पर्टिकुलर ऑर्डर डाल पाए। कोई मुंबई का कस्टमर है, आप चाहते हो कि मुंबई वाले वेयर हाउस में डाल पाए, वो आप कर सकते हैं। चाहते हो वो दिल्ली के सारे वेयर हाउसेस पे देख पाए, कर सकते हैं, पेंडिंग आपके क्लाइंट पे। कस्टमर ग्रुप, अगर आप ये कस्टमर किसी पर्टिकुलर सेक्शन का पार्ट है, दिल्ली का ही कस्टमर है ये, और दिल्ली एक ही पर्सन देखते हैं, या किसी डिवीजन का पार्ट है, तो आपके मल्टीपल ग्रुप्स बनेंगे जिसके बेसिस पे आप इस कस्टमर को उस ग्रुप का पार्ट बना सकते हैं। MSME नंबर, ये MSME नंबर इनका एग्जिस्ट करता है, तो आप MSME नंबर और MSME टाइप भी मेंटेन कर सकते हैं। कस्टमर स्पेसिफिक, उसका नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं कि जो बिल पे नीचे हमारे अमाउंट इन वर्ड्स लिखा हुआ आता है, अगर कोई इंडियन कस्टमर्स है तो उनके में लैक्स में लिखा हुआ आता है। अगर कोई इंटरनेशनल कस्टमर है, इंटरनेशनल उन्हें चाहिए होता है, तो वो मिलियंस में चलता है डिक्शनरी। तो दोनों ही डिक्शनरी यहाँ पर अवेलेबल है। करेंसी, बहुत बार ये होता है कि आप एक्सपोर्ट करते हैं USA में, दुबई में, ब्राज़ील में, इजिप्ट में, तो आप यहाँ से उनकी वो करेंसी में फॉर्मेट में इनवॉइसिंग भी कर सकते हैं। ऑर्डर विंडो, बहुत बार ये होता है कि हम चाहते हैं कि अभी हम लिमिटेड एक्सपेक्ट करें, या न्यू ईयर है तो हमारी प्रोडक्शन स्लो है, या हमें स्टॉक टैली करना है, तो अभी हम ऑर्डर्स नए नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो आप यहाँ पर ऑर्डर विंडो भी डिफाइन कर सकते हैं। अपनी सप्लाई को पूरा रखने के लिए भी लोग ये फीचर यूज करते हैं कि मेरी सप्लाई लिमिटेड है, मैं कस्टमर्स को एलोकेट कर दूं कि आप मुझे कब ऑर्डर डाल सकते हैं। आप ऑर्डर विंडो भी अपनी डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर टाइमिंग भी अपना डिफाइन कर सकते हैं। आप डे करेंगे तो हम बाय डिफॉल्ट 7 दिन सिलेक्ट कर देते हैं, आप उसके बेसिस पे अनसिलेक्ट कर सकते हैं। अगर टाइमिंग की बात करें तो हम आपको दोनों ऑप्शन देते हैं कि आप किस टाइम से किस टाइम तक करना चाहते हैं। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप उस कस्टमर्स का एड्रेस, अगर GST है तो GST के बेसिस पे फेच हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप वरना मैनुअल ऐड कर सकते हैं। एड्रेस ऐड में हम सारी डिटेल उनकी आपसे यहाँ पर ले लेते हैं। यूजर जो हमने बनाया है, एक कंपनी में मल्टीपल यूजर्स भी होते हैं, तो आप वहां से मल्टीपल यूजर्स भी सकते हैं। क्रेडिट में आपकी पेमेंट टर्म्स आती है, क्रेडिट लिमिट आप डिफाइन कर सकते हैं, और उस क्रेडिट लिमिट का कितना मैक्सिमम वो एक ऑर्डर में यूज कर सकता है वो चीज भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। रिटेलर, रिटेलर क्या होता है बेसिकली, एक तो रिटेलर हम एक रिटेलर नाम से समझ रहे होंगे कि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका कोई रिटेलर है। कई बार क्या होता है, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर प्लेस करता है, वो कहता है मेरे दूसरे एड्रेस पे भेज दीजिए और उस पे शिप टू में आप
बिल टू कर दीजिए डेमो क्लाइंट, शिप टू कर दीजिए रिपल। वो आपका सेम स्टेट का पार्ट नहीं है, आप उसे एज अ रिटेलर ऐड कर सकते हैं। आप बिलिंग अपने नाम पे करा रहे हैं बट शिप डायरेक्टली वहां करा रहे हैं, तो ये चीज भी हमारे पास अवेलेबल है। लेजर, लेजर में दो चीजें आपको दिख रही है, वॉलेट एंड लेजर। लेजर क्या होता है, आपका ये सारा ही डेटा आइटम का, कस्टमर का बिजी के साथ इंटीग्रेट होता है, सिंकिंग होती है, आपको बिजी में अलग से बनाने की नीड नहीं होती है। ये पूरा इज फुली इंटीग्रेटेड विद बिजी सॉफ्टवेयर। तो हम आपका बिजी का जो लेजर होता है किसी भी आपके डेटर का, एज इट इज पिक करके एक फीचर के थ्रू यहाँ पर दिखा भी देते हैं कि अगर किसी को डाउनलोड करके वो लेजर भेजना हो और उसके पास बिजी का एक्सेस नहीं है, वो यहीं से कर पाए। वॉलेट एक फीचर है जिसमें आप मल्टीपल लेवल ऑफ डिस्काउंट्स दे सकते हैं प्रमोशन के थ्रू या डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू। के बेसिस पे यहाँ एंट्री बनती जाती है और उसकी समरी दिखती रहती है। जब भी कोई वॉलेट में एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, आपके कस्टमर को एक ईमेल के थ्रू इंटीमेट भी किया जाता है कि इतना अमाउंट आपके वॉलेट में ऐड हो गया है, ताकि वो एक्साइटेड होके और ऑर्डर्स भी प्लेस कर पाए। दिस हेल्प्स इन पुश सेल्स एज वेल। पता है मेरे पास यहाँ पे पैसे पड़े तो मैं वो यूज कर सकता हूँ। इस तरह से हमने जो ये कस्टमर बनाया, इसी तरह से आप यहाँ पर सप्लायर भी बना सकते हैं। सप्लायर में सारी चीजें सेम है, सिर्फ हमने एक फर्क करा हुआ है कि सप्लायर को हमें पैसा देना होता है, पेमेंट्स करनी होती है, तो हम उसका बैंक डिटेल भी कैप्चर करके रखते हैं, किस अकाउंट में आपको सप्लायर को पेमेंट करनी है। ये सब आप अगर देखेंगे तो सब कुछ सेम अवेलेबल है, फर्क यहाँ पर और अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है आपका ब्रांच सेक्शन। के मल्टीपल लोकेशंस पे ऑफिसेज है, तो आप यहाँ पर ब्रांचेस बना सकते हैं। ब्रांचेस आप जब स्टॉक ट्रांसफर करते हैं या स्टॉक एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भेजते हैं, तो उस केस में हम ऑर्डर के थ्रू ब्रांच का यूज लाते हैं आपका। तो यहाँ से दिल्ली से मुंबई अपने दूसरे ऑफिस में भेजना है, तो आप एक स्टॉक ट्रांसफर वाउचर के थ्रू तो भेजेंगे नहीं, एक प्रॉपर ऑर्डर, ई वे बिल, ई इनवॉइस के भेजेंगे। तो जब आप ये स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो हम आपका बैकग्राउंड में एक कंप्लीट ऑर्डर प्लेस करके छोड़ देते हैं, जिसके अगेंस्ट आप इनवॉइस पर बना सकते हैं। और ये सेक्शन भी बिल्कुल सिमिलर है तो हमने अभी देखा। इसके बाद आता है हमारा कस्टमर ग्रुप का सेक्शन। कस्टमर ग्रुप में अभी आप देख रहे हैं ऑल कस्टमर्स, ऑल सप्लायर्स, ऑल कंपनीज, ऑल ब्रांचेस बनी हुई है। आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप के ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे मैं एक ग्रुप बनाता हूँ रिपल, मैं बना देता हूँ एक आपके दिल्ली, किसी भी तरह से इसे बना सकते हैं, दिल्ली क्लाइंट्स, मुंबई क्लाइंट्स, इस टाइप से। सॉरी, जब हम दिल्ली क्लाइंट्स करके एक ग्रुप बनाते हैं तो हमें वहां पर ये डिफाइन करना होता है कौन से कस्टमर्स के लिए मैं ग्रुप बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सपोज जो भी हमारे कस्टमर्स है वो सिलेक्ट करे। उसके बाद ये जो है हमारा किस यूजर के लिए रहेगा, मुझे ये मल्टीपल यूजर्स को देना है तो मैं मल्टीपल यूजर्स को भी दे सकता हूँ। ऑटोमेटिकली आपका ये पार्ट यहाँ से फिक्स हो जाता है। इससे क्या होता है, आपके जो भी यूजर्स होते हैं उन्हें वही डेटा दिखता है जो उन्हें हमें दिखाना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सब कुछ दिखेगा, सिर्फ वही डेटा दिखेगा जिसका आपने उन्हें एक्सेस दिया हुआ है। अदरवाइज उन्हें सब कुछ दिखेगा जो हम नहीं चाहेंगे उन्हें दिखाना। बेसिकली आज आपने ये सारा पार्ट जो देखा है उसमें हमने ये सारी चीजें कवर करी है कि यो क्रिएशन, अपडेशन, मैनुअल एंड बल्क मैनेजमेंट। हमने बल्क में प्राइस मैनेज करना या सिंगल प्राइस मैनेज करना दोनों ही देखे हैं, पर प्राइस लिस्ट मैनेजमेंट भी देखा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड लेजर मैनेजमेंट, एंट्री कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और उसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं लेजर के थ्रू, वो भी हमने देखा है। कस्टमर, सप्लायर, कंपनी क्रिएशन, ये सब चीजें हमने देखी। क्रिएशन सारे सेक्शंस हमने कवर करे, जिससे आपका बैकएंड फिक्स हो जाता है। बैकएंड फिक्स के बाद प्लेसिंग वाले पार्ट पे जा सकते हैं कि अब मेरे पास ऑर्डर आ जाएंगे तो मैं मटेरियल को डिस्पैचिंग करूंगा बिल के अगेंस्ट। उस पार्ट पे आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये पार्ट नहीं बना होगा और इस पार्ट में आपकी सारी चीजें फिक्स नहीं होगी तो आगे के पार्ट में आपको सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ती है। तो फास्ट फॉरवर्ड तरीका होता है, उसकी वजह से हम बैकएंड पे सारी चीजें फिक्स कर देते हैं ताकि आगे वाली टीम हमारा पूरा ऑर्डर प्लेस कर पाए।
के हमारे जैसे मल्टीपल प्लान्स एंड प्राइसिंग है, हमने लास्ट वाले में भी डिस्कस करे थे। ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जिसका हम पार्ट देख रहे हैं, या परचेज मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट देख रहे हैं, या एलएमएस का देखेंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग में रहता है। हमारे रेगुलर बेस के कस्टमर्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स 7 इयर्स ऑपरेट कर रहे हैं, ऑलरेडी पूरा पे डिपेंडेंट है। वो कुछ कस्टमर्स है हिल्सन, एमटेक, बेकोफन, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के कस्टमर है। ऐसा नहीं है सब फुटवेयर के हैं, सब बैटरीज के हैं, बेकरी भी है, नीडल्स भी है, जिपर्स भी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी है, मशीनरी भी है, साइकिल पार्ट्स भी है, सब कुछ है यहाँ पर। स्पेक्टिकल्स भी है। सारे अलग अलग टाइप के कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी आपकी क्वेरी रहती है वेबिनार के अगेंस्ट, तो आप हमसे डायरेक्टली इस नंबर पे, इस ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको उस पर रिवर्ट भी करूँगा। आज के लिए हमारी जो प्रेजेंटेशन का पार्ट था प्लस प्रैक्टिकल का पार्ट था, यही था। आई होप आप लोगों को ये दिखा होगा कि कैसे मास्टर फिक्सिंग से ही आप अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, एरर फ्री बना सकते हैं।